ये आपकी राजनीतिक मजबूरी रही है, जो बहुजन समाज पार्टी को तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान समझ रहे थे। मुझे लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी नए हाथ में है। आकाश जी आए थे और जिस तरीके से एग्रेसिव थे, काम कर रहे थे, मुझे लगा, जब मेरी पत्नी मुझसे डिस्कस की तो मैंने कहा श्रीकला जी, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो ये सब सोच के थोड़ा किए थे। क्या धनंजय सिंह से जेल में या जेल के बाहर एनआईए के किसी अधिकारी ने मुलाकात की थी? हम कोई आतंकवादी थोड़ी, ये कोई फर्जी घटना है। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं जौनपुर। देश में आम चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में दो शख्सियतों की खासी चर्चा हो रही है। आखिरकार वो कौन सा प्लान बना, कैसे वो डिकोड होगा, और वो उसमें से एक शख्सियत है धनंजय सिंह। उन्हीं के साथ हैं हम, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ऐन मौके पर खेल कैसे हुआ था और उससे इस चुनाव में क्या फर्क पड़ रहा है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत हमारे जिले में, घर पे। बहुत अच्छा लगा शहर को देख करके और आपसे मिल करके भी, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ऐन मौके, शहर हमारा बहुत प्राचीन शहर है। हाँ, कि ऐन मौके पर ऐसा क्या हुआ? आप तो कहते हैं कि नहीं, उधर से वापस ले लिया गया, और जो आम चर्चा है उसमें दोनों तरह की बातें हैं कि आपने वापस कर दिया था टिकट। ऐसा है, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा था। पहली चीज़, मैं कन्विक्शन उसमें जेल में था। टिकट बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स ने अप्रोच करके पत्नी को हमारे अप्रोच किया और टिकट मिला उनको। उसके बाद जो है, मैं जेल से छूटा, अंदर था तभी रोज चल रहा था कि आज कट जाएगा टिकट, कल कट जाएगा। तमाम जगहों पे टिकट कट रहे थे। इस तरीके का अफवाहें रोज बाजार में थी। हम छूट के आते हैं, इसीलिए 1 तारीख को नामांकन भी कर दिया गया। हम छूट के आते हैं, फिर भी रोज यही सब चलता रहा। बेसिकली देखिए, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये आप देखिए, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 20-22 टिकट दिए और काटे। जिस दिन जौनपुर का टिकट कटा, उसी दिन सेम डे बस्ती का भी टिकट कटता है। तो हम लोग देखे हैं ना, पहले हमको बहुजन समाज पार्टी ने 2014 में इसी तरीके से किया। 1 सप्ताह पहले तक हमको टिकट दे के रखा था, फिर जैसे हम आते हैं हमको जो मेरा टिकट काट के दूसरे को दे दिया जाता है। फिर 2017 में मुझे ज्वाइन करा जाता है। हम लखनऊ हैं, जौनपुर भी नहीं आए हैं, 3 दिन मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक। तो ये आपकी राजनीतिक मजबूरी रही है, जो बहुजन समाज पार्टी को तो आप बहुत बेहतर तरीके से जान समझ रहे थे। कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं रही। राजनीति में कोई चीज़ मजबूरी नहीं होती है, और किसी भी राजनीति की संभावनाओं को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। यही कांग्रेस थी जिसने इमरजेंसी में चंद्रशेखर जी को जेल भेजा था। उसी कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी को समर्थन करके देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो राजनीति में इसको आप वो न करिए। सवाल इस बात का था कि मुझे लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी नए हाथ में है। आकाश जी आए थे और जिस तरीके से एग्रेसिव थे, काम कर रहे थे, मुझे लगा, जब मेरी पत्नी मुझसे डिस्कस की तो मैंने कहा श्रीकला जी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लग रहा कुछ हो सकता है बीएसपी में, अब नई पीढ़ी कुछ करेगी अच्छा। तो ये सब सोच के थोड़ा किए थे, और आपके सामने ही परिणाम सारे हैं। आकाश जी का भी आप स्थिति देख ही रहे हैं। एक्चुअली आपकी और राजा भैया की जो चर्चा हो रही है ना, सिर्फ यहीं तक थोड़े है, वो दिल्ली तक पहुंची हुई है, और मुझे लग रहा है कि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो राजा भैया का अमित शाह जी से मिलना, उसके बाद ये टिकट वापस करना, या उधर से वापस हुआ हो या इधर से हुआ हो, तो इसको कनेक्ट किया जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए, कयास और यो है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके राजा भैया जी से पूछ लीजिएगा, ना उनको पता है ना मुझे। उनकी अपनी राजनीति है, उनके अपने इक्वेशंस हैं, उनकी अपनी पार्टी है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी 2 जिलों की अपनी, उनकी 2 सीटें पार्लियामेंट्री, उनका अपना इंटरेस्ट रहता है हमेशा। और हम लोगों का अपना जौनपुर का इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ भी 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जौनपुर और मछलीशहर। हम लोगों की राजनीति अपनी अलग है। तो इट मे बी कोइंसिडेंस कुछ ऐसा। उन राजनीति में मुलाकात होना, किसी से मिलना जुलना एक सामान्य सी बात है। और वैसे भी राजा भैया देखेंगे आप, तमाम राज्यसभा जब चुनाव हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग भी किया है। ऐसा नहीं, तो इसमें कौन सी बात है मिलना। आप लोगों का दरअसल ना शुरू से एक ग्रुप रहा है, और उस ग्रुप में आपने ही कहा था कि बीजेपी के भी लोग रहे हैं, तो इसलिए चर्चा हो रही है ना कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी तो हैं। राजा भैया और आप दोनों दोस्त भी तो हैं।
नहीं, इससे आप रिश्तों से नहीं इनकार कर सकते, लेकिन राजनीति अपनी अलग अलग है। उनकी राजनीति, उनके अपने लोकल इक्वेशंस कुछ और हैं, हमारे लोकल इक्वेशंस कुछ और हैं। निश्चित तौर पे 2002 में हम लोग साथ लड़े, वो भी इंडिपेंडेंट एमएलए थे, मैं भी इंडिपेंडेंट एमएलए था। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, उसमें मुख्यमंत्री थी वो, उनका एक वक्तव्य कि निर्दलीयों की हमारे सरकार में नहीं चलती, निर्दलीयों को मंत्री नहीं बनाएंगे, यही एक वक्तव्य था जिसको लेके हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध करके वो एक अनडेमोक्रेटिक स्टेटमेंट था ये। पर इंडिपेंडेंट जयप्रकाश जी ने पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, जेपी मूवमेंट, और वो हमेशा निर्दलीय लोकतंत्र के हिमायती थे। वो आप जो पढ़े उनका साहित्य समझ में आए। तो हम लोगों को इस तरीके से निर्दलियों को आप खारिज कैसे कर सकते हैं? और यही लड़ाई थी उस समय। इसी का विरोध धीरे धीरे बढ़ते गया। उन्होंने फर्जी सत्ता का उस समय दम बता तो फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए, मेरे ऊपर भी, राजा भैया के ऊपर भी, और तमाम जो विधायक थे कई लोगों के ऊपर किया गया मुकदमा। इसमें लड़ाई बढ़ गई और उस लड़ाई में समाजवादी पार्टी हम लोगों के साथ खड़ी थी। फिर इसीलिए जब सरकार जाती है तो समाजवादी पार्टी की हम लोग सरकार बनवा देते हैं। एक चीज और, फिर उनका रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ चलता रहा बहुत दिनों से। एक चीज और पूछ लेते हैं, उसकी भी खासी चर्चा हो रही है। क्या धनंजय सिंह से जेल में या जेल के बाहर एनआईए के किसी अधिकारी ने मुलाकात की थी? ये आपका कयास होगा, हमसे तो ऐसा नहीं कहीं। क्योंकि इसकी भी बात हो रही है, मतलब ठीक है, मीडिया में ऐसी बातें आई थी। हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। ये कोई फर्जी घटना है तो मीडिया में बातें नहीं आती हैं, मीडिया कयास चलाती है। अच्छा, और जैसे धनंजय सिंह अब बीजेपी के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं, और एक आपके पुराने दोस्त भी हैं, बाद में वो जो दुश्मनी में भी तब्दील हो गई थी वो भी कर रहे हैं, तो एक मंच पर आना क्या कुछ और संकेत देता है? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। एक अभय सिंह हैं और अब वो भी इसी पार्टी के लिए है, और धनंजय सिंह भी हैं। आप दोनों क्या 3 दोस्त एक साथ निकले थे, तो किसी वजह से यदि दूरी बढ़ गई थी तो क्या वो अब नज़दीकी में तब्दील होगी? राजनीति हो रही, राजनीति करने दीजिए और व्यक्तिगत चीज़ों को इन्वॉल्व न करिए। धनंजय सिंह जी, और क्या कहना चाहेंगे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में? जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि आलोचना होती रहती है, लेकिन बीजेपी के लिए की सरकार तो बन ही रही है, और क्या कहना चाहेंगे? जैसे टारगेट दिया जा रहा है 400, 370, उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल, क्योंकि आप सिर्फ यहीं तक तो सीमित है नहीं। अरे भाई, हम ही नहीं टारगेट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक टारगेट सेट किया और नारा दिया 272 पार हुई। आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं इस बात के लिए, और पूरा विपक्ष भी गवाह है। तब भी नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस टारगेट को, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी कैसे अचीव कर पाएगी, 282 सीटें पाती है। फिर 19 में भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट सेट किया 300 पार हुई ना भारतीय जनता पार्टी। तो बैक टू बैक 2 बार उन्होंने जो टारगेट सेट किया अचीव किया। इस बार टारगेट 370 का किया उन्होंने। तो आप देखिए, मुझे तो लगता है वो भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि कोई विपक्ष दिख नहीं रहा देश में। समीकरणों के आधार पे कई बार लड़ लिए लोग भाजपा से। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी तो समीकरण एक 2017 में बनाए गए। उत्तर प्रदेश की मैं बात जहां तक कर रहा हूं, एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी समाजवादी पार्टी की। अचानक समाजवादी पार्टी जब 2014 में यहाँ से 5 सीटें जीतती है, कांग्रेस की 2 सीटें शायद बच जाती हैं, तो एकदम से मनोबल सबका गिर जाता है। 17 में अलायंस कर लेती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। एक प्रयोग हुआ था जी, और 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए दोनों पार्टी मिलके। फिर एक और समीकरण साधे गए 2019 में। सपा बसपा का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 15 सीटों पे सिमट गए, तब भी 64 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस 1 सीट पे आ गई। फिर उसके बाद किसान आंदोलन, तमाम चीजें होती हैं, तो 22 में फिर समीकरण साधे गए, आरएलडी तमाम सबको इकट्ठा करके। तब भी नारा लगाया गया उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 300 पार या 350 पार का नारा दिया जा रहा था। क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा? तो इस तरीके से समीकरणों के आधार पर नारे लगाए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जहां तक मैं पिछले देख रहा हूं 10 सालों से, ग्राउंड पे काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, और लोगों के बीच में उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा उनके वर्कर की, इसीलिए वो चुनाव जीत रहे हैं। जैसे आप आम लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं से ये आवाज़ सुनाई देती है कि बेरोजगारी और महंगाई 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों से जुड़ी है और जिससे वास्तव में लोग परेशान हैं। देखिए, महंगाई, हम पार्लियामेंट में थे 2009 से 14 के बीच में,
महंगाई एक देश में बहुत बड़ी समस्या रही और 4 बार उस दौरान आप उठा के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिएगा, प्रत्येक वर्ष महंगाई पे देश पे चर्चा हुई थी। और सदन में सरकार, उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, और कांग्रेस में उस सरकार में कृषि मंत्री का दिया गया वक्तव्य है कि महंगाई सरकार नहीं रोक सकती। शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे उस समय, और फूड एंड सिविल सप्लाईज भी ये बयान दिया था। मैंने पूछा था, मेरा सवाल था कि सरकार के पास क्या कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि मुक्त अर्थव्यवस्था में सरकार का बाजार पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो कैसे महंगाई रोक लोगे आप? या तो जब बाजार का ही नियंत्रण सरकार पे हो गया, तो सरकार का नियंत्रण तो है नहीं वहां पे, बाजार अब मनमाफिक चला रही है। जिस दिन सरकार का बाजार पे नियंत्रण होगा तभी महंगाई पे सरकार कंट्रोल कर पाएगी। आम आदमी तो सरकार की ही तरफ देखता है, अपने जनप्रतिनिधि की तरफ देखता है कि आवाज उठाएगा, सरकार कुछ करेगी। आर्थिक नीतियों पे भी फिर विचार करने की आवश्यकता है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हैं। रोजगार एक दिन की समस्या नहीं है। मैं जरूर इस बात को बार बार जोर देता हूँ, सरकारी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। जितनी सरकारी नौकरियों के बैकलॉग हैं सब भर देने चाहिए। सरकारी नौकरियों के, सरकारी इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत रहेंगे राष्ट्र उतना ही मजबूत रहेगा। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि जो भी सरकारी संस्थाएं, अभी देखिए जब कोविड था, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने काम किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने, चाहे उसी दौरान पंचायतों के चुनाव यूपी में थे, तमाम शिक्षक, सफाई कर्मी, इन लोगों की कैजुअलिटीज हुई, डेथ हुई। इन लोगों ने ड्यूटी किया। प्राइवेट जो काम करने वाले लोग थे अपने घरों में चले गए थे। प्राइवेट बड़े बड़े नर्सिंग होम, इसी जौनपुर मैंने देखा, शट डाउन करके पिकनिक मनाने चले गए लोग। सरकारी अस्पताल में लोग जूझ रहे थे, मर रहे थे। हम तो मरना नहीं कहेंगे, शहीद हुए लोग अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। इसलिए सरकारी इंस्टीट्यूशन को जितना मजबूत किया जाए उतना अच्छा है, और निश्चित तौर पे भारत सरकार करेगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। क्षेत्र में जाते हैं तो लोग, युवा खासतौर से ये बात मुद्दा उठाते हैं, खासतौर से ये जो अग्निवीर वाली योजना आई, इसकी भी तो काफ़ी आलोचना हो रही है कि 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक अग्निवीर योजना, अभी तो मैं देख रहा था रक्षा मंत्री जी का कुछ वक्तव्य आया था इसको लेके। इस देश में बार बार मांग चल रही थी कि अनिवार्य सैनिक शिक्षा की। मुझे ऐसा लगता है कि अग्निवीर योजना जो है अनिवार्य सैनिक शिक्षा की ही वो थी। या तो ये 3 साल होनी चाहिए या 5 साल, मेरा अपना व्यू है। ठीक है, तमाम एक्सपर्ट ने इस पॉलिसी को बनाई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 5 साल के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा के रूप में, इंसेंटिव के रूप में देना चाहिए सभी को। और इस देश में क्या होगा कि जो उसमें एकोमोडेट कर लिए जाएं, करने लायक होंगे कर लेंगे लोग। बाकी उससे नौजवान जो जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। फिर वो नौजवान, एक डिसिप्लिन नौजवान निकल के जाएगा प्रत्येक वर्ष 1 लाख देश में, तो निश्चित रूप से देश में एक अनुशासन का वातावरण बनेगा। आप इसको दूसरे तरीके से, बेरोजगारी के मत ले जाइए। मेरा जो अपना मानना है कि देश में 5 वर्षों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा कर देनी चाहिए। अग्निवीर वाला एकदम सेपरेट उठाया था, बेरोजगारी अपनी जगह पे है और उस पर बहस होनी चाहिए और इसमें मुद्दा भी बनना चाहिए। अभी हम लोग पार्क में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी संख्या में नौजवान जुट गए थे, तो उनकी एक ही शिकायत थी, महंगाई पे भी उतना जोर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे। मैं तो कह ही रहा हूँ, जितने भी बैकलॉग हैं भर दिए जाएँ। और 140 करोड़ की आबादी है, सरकारी नौकरियों से ही केवल हम वो नहीं कर पाएंगे। हमको ऐसे अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ काम कर रही है, लोकल इकोनॉमी पे भी काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो काम किया है मोदी जी की सरकार ने, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को लेके कर रही है ताकि लोकल इकोनॉमी डेवलप हो। इतने बड़े देश में भौगोलिक, सामाजिक, हमारी बोली भाषा, तमाम विविधता इस देश में, तो इसलिए हमको क्या है कि लोकल, इसी जौनपुर में यहाँ दूसरी भाषा बोल दी जाती है, इस ब्लॉक में, पूर्वी छोर के ब्लॉक में भोजपुरी बोली जाती है लगभग। तो इतनी विविधता हमारे यहाँ है, तो हमको लोकल इकोनॉमी जरूर डेवलप करनी पड़े। और हिंदुस्तान इतने बड़े मुल्क में हमारे पास, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतना अच्छा मौसम है। हमको एग्रो इकोनॉमी बेस्ड हमारी अपनी पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने की आवश्यकता है। आज दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे यहाँ तो अपने आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत चलन रहा। हम लोग देसी खाद से अपना उत्पत्ति करते थे। सरकार उस तरफ जितना काम करे, राज्य सरकार, भारत देश की सरकार, उतना अच्छा होगा। और हमारे जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, सबसे शुद्ध खाना हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे अनाज की है।